गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों। चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो आज ये लगभग चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। फिर अपन चैप्टर 5 का रिवीजन लेंगे जो कि लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था। ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स पॉपुलेशन। organisms and its population। बच्चों पॉपुलेशन के अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन को समझ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पैरासिटिज्म को समझा था। आज बच्चों हम कमेंसलिज्म को स्टडी करेंगे। कमेंसलिज्म यस बच्चों, कमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड रहता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। मतलब इस इंटरेक्शन में कोई एक ऑर्गेनिज्म तो फायदा लेता है या बेनिफिट लेता है, लेकिन दूसरा अनअफेक्टेड रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं। यस, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन ए मैंगो ट्री। एक ऑर्किड प्लांट, एपीफाइट कहते हैं ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है। ठीक है, तो एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन ए मैंगो ट्री, मतलब एक ऑर्किड एक प्लांट है जो कि मैंगो ट्री के ऊपर एपीफाइट के रूप में ग्रो करता है। एपीफाइट के रूप में EPIPHYTE एपीफाइट के रूप में ग्रो करता है। कौन? ऑर्किड। तो जो ऑर्किड प्लांट है उसको न्यूट्रिशन मिलता है, शेल्टर मिलता है मैंगो ट्री पर। बदले में मैंगो ट्री को कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही कोई हार्म है। ठीक है, तो यहाँ पर बेनिफिट कौन ले रहा है? ऑर्किड प्लांट ले रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कमेंसलिज्म का। सेकेंड वन इज बार्नेकल्स ग्रोइंग एंड on the back of whale are benefited by getting moved to different locations for food as well as shelter, while the whale is neither benefited nor harmed। जो बार्नेकल्स, जो ऑर्गेनिजम्स है, जो बार्नेकल्स हैं, वेल जो होती है वो बहुत बड़ी लार्ज साइज में होती है। तो जो बार्नेकल है वहां बैठती है, वहां वेल के ऊपर मूवमेंट भी करती है फूड के लिए, शेल्टर के लिए। लेकिन जो वेल है वो तो ना तो बेनिफिट लेती है, ना ही नुकसान होता है उसको, ना ही कोई हार्म होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है कमेंसलिज्म का। नेक्स्ट लेते हैं एग्रेट्स। एग्रेट्स ऑलवेज फॉरेज close to area where the cattle are grazing. The cattle aggregates are benefited by the cattle through easy detection of the insects. When the cattle steer up the buses, insects are flushed out from the vegetation to be catched by cattle aggregates. Aggregates कहते हैं बगुला को। ठीक है, तो जो फार्म्स होते हैं या जो ऐसे एरिया जहाँ पर जो है वेजिटेशन रहता है, प्लांट्स रहते हैं, तो जब कैटल मूव करते हैं, जो पशु है जब वहां से चलते हैं, तो जो वहां की जो झाड़ियां हैं, बसेज हैं, वहां पर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लश आउट होते हैं, बाहर आते हैं। तो उन कैटल्स के पीछे जो बगुले हैं या एग्रेट है वो चलते रहते हैं। तो जैसे जैसे इंसेक्ट उड़ते हैं कैटल के चलने पर, तो वो जो एग्रेट्स है उनको खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो एग्रेट्स हैं, बगुले जो है वो बेनिफिट ले पाते हैं, और जबकि जो कैटल्स है वो ना तो उनको बेनिफिट होता है, ना ही कोई हार्म है। समझ में आ गई बात? दोबारा सुन लीजिए, जब कैटल्स चलते हैं तो बसेज में से जो इंसेक्ट उड़ते हैं, तो उनके पीछे चलने वाले जो बर्ड्स हैं या जो एग्रेट्स हैं वो उनको खा लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कमेंसलिज्म का। नेक्स्ट लेते हैं सी एनिमोन हैज स्टिंगिंग टेंटेकल्स एंड क्लाउन फिश लिव्स अमंग देम। जो सी एनिमोन होता है बच्चों, उनके क्या स्टिंगिंग टेंटेकल्स होते हैं। क्या होते हैं? सी एनिमोन के टेंटेकल्स पाए जाते हैं। और जो क्लाउन फिश है वो उनके अंदर प्रोटेक्टेड रहती है, वहां रहती है वो। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर। सी एनिमोन के टेंटेकल से जो फिश है वो प्रोटेक्शन लेती है अपने प्रीडेटर से। जो प्रीडेटर एनिमल है वो उनको पहचान सर्च नहीं कर पाते और वो बच जाती है।
विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स, जो प्रीडेटर से स्टिंगिंग टेंटिकल से दूर रहते हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल से दूर रहते हैं। The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish। दोबारा सुन लीजिए, ये एग्जाम्पल किसका है? सी एनिमोन। चलो मैं सारे एग्जाम्पल एक बार लिख भी देता हूं फटाफट से। एक तो ऑर्किड है, ऑर्किड एज एन एपीफाइट, जिससे आपको थोड़ा लर्न हो जाएगा। एपीफाइट ऑन मैंगो ट्री, ऑन मैंगो ट्री, ठीक है। सेकंड, बार्नेकल्स डूइंग, बार्नेकल्स ऑन द बैक ऑफ, शॉर्ट में बताऊंगा बच्चों जिससे आपको लर्न भी हो जाए, ऑन द बैक ऑफ वेल, बैक ऑफ वेल। एग्जाम्पल जरूर दो एग्जाम्पल जरूर आपको लर्न करने इनके। नेक्स्ट लेते हैं एग्रेट। एग्रेट क्लोज टू कैटल, कैटल ये भी हो गया। और फोर्थ लेते हैं सी एनिमोन, सी एनिमोन, सी एनिमोन एंड क्लाउनफिश, ठीक है बच्चों। तो लास्ट एग्जांपल जो हम समझ रहे थे वो सी एनिमोन का है। सी एनिमोन के स्टिंगिंग टेंटिकल्स पाए जाती हैं, इन टेंटिकल्स के अंदर क्लाउन फिश रहती है और अपने आप को प्रीडेटर एनिमल से बचा लेती है। बदले में सी एनिमोन को ना तो बेनिफिट है, ना ही कोई नुकसान है, ना ही कोई हार्म है। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो कमेंसलिज्म में दोबारा सुन लीजिए, कमेंसलिज्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म in which one organism gets benefited and the another organism neither benefited nor harm। ओके, तो इसके एग्जांपल मैंने बताया, इनको लर्न करना। एक ऑर्किड प्लांट मैंगो ट्री के ऊपर एपीफाइट के रूप में ग्रो होता है। बार्नेकल्स जो है वेल के बैक के ऊपर मूवमेंट शो करते हैं और अपना फूड और शेल्टर लेते हैं। जो एग्रेट्स हैं वो फॉरेज करते हैं क्लोज टू द कैटल्स, ठीक है। और सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश का जो इंटरेक्शन है, जिसमें सी एनिमोन अनअफेक्टेड है लेकिन क्लाउन फिश जो है वो बेनिफिटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंटरेक्शन लेते हैं म्यूचुअलिज्म। जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, यस बच्चों, म्यूचुअलिज्म एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप या म्यूचुअलिज्म एक ऐसा एग्जांपल जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एंड बोथ गेट द बेनिफिट। दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को फायदा रहता है, किसी को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। म्यूचुअलिज्म इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड। ओके, तो इसमें मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल है लाइकेन। एग्जांपल फर्स्ट इज लाइकेन। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेकंड है माइकोराइजा। लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकेन क्या है बच्चों? नेचर के अंदर जो एल्गी और फंगाई है वो एक साथ ग्रो होते हैं और उनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड एल्गी। समझ में आ गई बात आपके? इसमें आपने 11th में भी पढ़ा है कि जो लाइकेन है इसके अंदर जो फंगल कंपोनेंट है
लाइकेन के अंदर जो फंगल कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोन। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोन। और जो एल्गल कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं फाइकोबायोन। क्या कहते हैं? फाइकोबायोन। अच्छा, डोमिनेंट जो पार्ट है लाइकेन के अंदर, जो मैक्सिमम पार्ट या डोमिनेंट पार्ट जो कि 90 या 95% फंगाई का होता है, ओनली 5% ही एल्गी पाई जाती है। और जो फंगल कंपोनेंट है, वो न्यूट्रिएंट को, मिनरल को, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और जबकि जो एल्गल पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फूड को सिंथेसाइज करता है। सेकंड है माइकोराइजा। माइकोराइजा बच्चों ये भी आपने पहले पढ़ा है। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ mycorrhiza is the symbiotic association of 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 fungi and plant roots। जो प्लांट रूट्स और फंगाई है उनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? माइकोराइजा कहते हैं। ओके, समझ में आ गया आपके? तो जनरली जो प्लांट है उनकी रूट्स के ऊपर, स्पेशली मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके 12th के सिलेबस में ग्लोमस एक फंगल ग्रुप है जो कि प्लांट्स की रूट्स के ऊपर ग्रो होता है। और फंगाई जो है मिनरल और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, जबकि प्लांट रूट से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, फूड मिलता है और शेल्टर मिलता है। समझ में आ गई बात आपकी? तो इस तरीके से बोथ गेट्स द बेनिफिट। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। प्लांट्स नीड हेल्प फ्रॉम एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन and dispersal of seeds. Plants need help from animals for pollination and dispersal of seeds. In return, plants provide nectar, pollen, and fruits to them. Plants and pollinator एनिमल्स। यस बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक सही बात है कि पूरे अर्थ पे या एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। हमेशा जो लिविंग बींग्स का इंटरेक्शन होता है और एक इकोसिस्टम बनता है, वहां वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो अकेला प्लांट भी ग्रो नहीं हो सकता। प्लांट्स को अपने रिप्रोडक्शन के लिए, पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर एनिमल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्लांट्स में जो पॉलिनेटर एनिमल्स हैं, प्लांट्स में बच्चों जो पॉलिनेटर एनिमल्स हैं वो प्लांट्स में पॉलिनेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? जिससे रिप्रोडक्शन का पार्ट पूरा हो पाता है। तो पॉलिनेटर एनिमल्स प्लांट्स में पॉलिनेशन करवाते हैं। बदले में प्लांट क्या देते हैं? उन्हें नेक्टर देते हैं। क्या देते हैं? नेक्टर देते हैं, पॉलन देते हैं एज ए फ्रूट। समझ में? फ्रूट। बदले में उन पॉलिनेटर एनिमल या इंसेक्ट को या बर्ड्स को क्या मिलता है? पॉलन ग्रेन मिलते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए नेक्टर मिलता है, और प्लांट के फ्रूट भी अवेलेबल रहते हैं एज ए फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट लेते हैं, फोर्थ लेते हैं। टू safeguard the mutually beneficial system, plant-animal interaction involve co-evolution of the mutualist. That is, the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. Evolution of flower and pollinator species. हाँ जी,
बच्चों ध्यान से देखिए, अब ये एक टू सेफ गार्ड द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम, जो म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके सेफ गार्ड के लिए प्लांट और एनिमल में जो इंटरेक्शन होता है वो को इवोल्यूशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, को इवोल्यूशन को। तो हमेशा ध्यान रखना, जो एनिमल स्पीसीज या जो पॉलिनेटर स्पीसीज प्लांट्स में पॉलिनेशन करवाती है, तो दोनों का इवोल्यूशन साथ साथ होता है। अगर कुछ चेंज हो जाता है तो साथ साथ आते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है बच्चों। एक एग्जाम्पल है fig and its partner wasp species. The female wasp uses the fruit not only as an oviposition site but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larva. In return, the wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg-laying sites. अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर एक चीज और ध्यान से समझना आप। हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट है या फ्लावर है और जो पॉलिनेटर स्पीसीज है, इसका को इवोल्यूशन होता है, वो साथ साथ में इवॉल्व होते हैं, एक साथ इवॉल्व होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, वो इवॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल बताया, फिग, फिग कहते हैं अंजीर को। तो फिग और उसकी जो पार्टनर वास्प स्पीसीज है, तो जो फीमेल वास्प है वो उनके फ्रूट को एग लेइंग की साइट के रूप में यूज करती है, उनके सीड्स को यूज करती है अपने लार्वा को नरिश करने के लिए। बदले में जो वास्प की जो स्पीसीज है वो पॉलिनेट करती है फिग के इन्फ्लोरेसेंस को, फिग के फ्लावर्स को पॉलिनेट करती है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर फिग और वास्प स्पीसीज का को इवोल्यूशन होता है और दोनों बेनिफिट लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। जो बी है, ये को इवोल्यूशन का जो एग्जांपल है, बी है मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रीज। मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन ऑर्किड, ये प्लांट है। ऑर्किड ऑफ्रीज, ऑर्किड ऑफ्रीज employ sexual deceit to get pollinated by a species of bee. हाँ जी, ध्यान से देखिए बच्चों, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है कि मेडिटेरियन जो ऑर्किड ऑफ्रीज जो प्लांट है उनमें सेक्सुअल डेसिड देखने को मिलता है। तो इनमें को इवोल्यूशन देखने को मिलता है कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो फ्लावर है उसका कोई एक पेटल फीमेल बी जैसा हो जाता है। जो बी है ना, जो इनको पॉलिनेट करती है, तो फीमेल बी जैसा इवोल्यूशन हो जाता है उसमें। तो जो मेल बी क्या सोचता है कि ये फीमेल बी है, तो उसके साथ में क्रॉस करता है, सेक्सुअल डेसिड करता है, ठीक है, सूडो कॉपुलेट करता है उसके साथ में, ठीक है। तो बदले में क्या होता है कि जो ऑर्किड ऑफ्रीज है उसके पॉलन ग्रेन उसके ऊपर गिर जाते हैं, मेल बी के ऊपर, और जब वो किसी और ऑर्किड ऑफ्रीज प्लांट के फ्लावर के पेटल के साथ में सेक्सुअल डेसिड करता है तो वहां वो पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये भी एक तो इवोल्यूशन का एग्जांपल है। दोबारा सुन लीजिए, मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रीज में ये ऑब्जर्व किया गया है बच्चों कि इनके फ्लावर्स का जो एक पेटल है वो फीमेल बी जैसा अपीयरेंस वाला हो जाता है। तो जो मेल बी है वो ये सोचता है कि ये फीमेल बी है, तो जाके वो उसके साथ में सूडो कॉपुलेशन करता है, जिसे हम सेक्सुअल डेसिड कहते हैं। जो ऑर्किड ऑफ्रीज है उसके पॉलन ग्रेन उस बी पर गिर जाते हैं, वो फिर किसी दूसरे फ्लावर पर जाता है तो वहां वो पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है।
और बदले में जो बी है उसको क्या बेनिफिट मिलता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है ऑर्किड ऑफिस के फ्लावर से, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मिलता है, फूड मिलता है, जो भी जो उसके लिए नीड है वो फुलफिल होती है उस फ्लावर से। बच्चों बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? पक्का आ गया? जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी हैंड रेज कर दें एक बार, सारे हैंड रेज कर दें अगर आपको यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल बच्चों एक एक, मतलब इनकी डेफिनेशन इजी है, ये जो कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, डेफिनेशन इजी है, लेकिन यहाँ पर हार्ड ये है कि आपका एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, कम से कम 3 to 4 आप कर ही लेना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम्पल दे के पूछ लिया जाता है। चलिए बच्चों फटाफट से इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म आपको एग्जाम्पल को एक एक करके सही से लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेते हैं अमेंसलिज्म। हाँ जी बच्चों, अमेंसलिज्म क्या है? अमेंसलिज्म एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचता है, वन ऑर्गेनिज्म गेट हार्म, जबकि अनदर ऑर्गेनिज्म अनअफेक्टेड रहता है, ना तो उसको नुकसान होता है ना ही बेनिफिट होता है। तो इस प्रकार के इंट्रैक्शन को अमेंसलिज्म कहते हैं। अमेंसलिज्म इज द इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट हार्म्ड, one organism get harmed and another organism neither benefited nor harmed, वो अनअफेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, पेनिसिलियम ए मोल्ड secretes penicillin which kills bacteria but the mold remains unaffected। मान लो एक कल्चर प्लेट है और वहां पर पेनिसिलिन ग्रो कर गया। पेनिसिलियम एक फंगस है, तो ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बनने के कारण से उस कल्चर में जो बैक्टीरियल स्पीसीज है या बैक्टीरियाज हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं। इसके एंटीबायोटिक से क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया किल हो जाते हैं पेनिसिलिन से। लेकिन पेनिसिलियम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? तो यहाँ पर हार्म किसको हो रहा है? बैक्टीरियल स्पीसीज को हो रहा है, बैक्टीरिया को हो रहा है, लेकिन पेनिसिलियम नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। समझ में आ गई बात? तो ये अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? अमेंसलिज्म का, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो है प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो proto cooperation. Proto cooperation is an interaction between two different species in which both are mutually benefited but they can live without each other। मतलब प्रोटो कॉपरेशन भी एक म्यूचुअलिज्म ही है। इसमें जो टू डिफरेंट स्पीसीज है वो म्यूचुअली बेनिफिटेड होती है, लेकिन उनका एक साथ रहना जरूरी नहीं है, वो एक साथ रहे ये कोई जरूरी नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोटो कॉपरेशन को फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। ओके, दोबारा सुन लीजिए, प्रोटो कॉपरेशन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज in which both are mutually benefited but they can live without each other। वो एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं,
एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर सी एनिमोन इज carried from place to place by the moving crab and is benefited by getting more places for the food। ये कह रहा है कि जो सी एनिमोन है वो एक से दूसरी जगह पर मूविंग क्रैब के द्वारा ले जाया जाता है और अलग अलग प्लेसेस के फूड से वो बेनिफिट लेता है। हर्मिट क्रैब में ऑल्सो डिराइव बेनिफिट थ्रू द कैमोफ्लेज एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय सी एनिमोन। जबकि जो क्रैब है वो बेनिफिट लेता है किससे? सी एनिमोन से, बाय कैमोफ्लेजिंग एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय सी एनिमोन। सी एनिमोन के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने से उसको बेनिफिट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स इन द जो टेंटेकल्स हैं सी एनिमोन के। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जो सी एनिमोन है और जो हर्मिट क्रैब है, हर्मिट क्रैब मूव करता है तो सी एनिमोन को बेनिफिट ये मिलता है कि वो अलग अलग जगह का फूड उसको मिल पाता है। बदले में जो हर्मिट क्रैब है वो प्रोटेक्टेड रहता है टेंटेकल्स की वजह से, सी एनिमोन के टेंटेकल्स की वजह से। तो दोबारा सुनिए, प्रोटो कॉपरेशन एक ऐसा म्यूचुअलिज्म है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट लेते हैं लेकिन दोनों का एक साथ रहना कोई जरूरी नहीं। तो साथ में रह रहे हैं लेकिन नहीं भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ गई? मान लो जैसे सी एनिमोन है, अगर हर्मिट क्रैब के साथ नहीं भी रहे तो भी चलता है उसका तो काम, लेकिन जब हर्मिट क्रैब उसके साथ आता है तो वो अलग अलग जगहों पर मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करके अलग अलग प्लेसेस का फूड अवेलेबल रहता है, फूड मिल पाता है। समझ में आ गई बात आपकी? तो इस तरीके से बच्चों ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन का पार्ट था जिसमें डिफरेंट इंटरेक्शंस को मैंने समझाया। आपको क्या करना है, आज इस चैप्टर का ये जो पार्ट है पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, जिसमें प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है, कमेंसलिज्म है, अमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, इन सबको रीड करना है, रीड आउट करना है और इनके स्पेशली एग्जाम्पल्स जो हैं वो पढ़ने हैं और उनको अंडरलाइन करना है, क्योंकि एग्जाम्पल पर बेस करके क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और नीट के एग्जाम में भी। तो आपकी ये ड्यूटी है कि इन 2-3 पेजेस को आप अच्छे से तैयार करें आज, और आज ये चैप्टर कंप्लीट है और कल की क्लास में मैं चैप्टर 5 को आगे कंटिन्यू करूंगा जहां तक मैंने लास्ट तक समझाया था। मैंने शायद मल्टीपल एलेलिज्म एक्सप्लेन कर दिया है, कल की क्लास में मैं पॉलीजीन इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरी कोशिश यह है कि मिड टर्म एग्जाम से पहले इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करवा दिया जाए। आपको कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दो।